तो बैटल ऑफ बंगाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होना था, लेकिन वोटिंग अभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे वो जब तक वोट नहीं डालते हैं तब तक मतदान समाप्त नहीं होगा। हम आपको फिगर्स बता दें, बंगाल में शाम 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। 80.43% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। इसमें किस राज्य में कितनी रही? दक्षिण 24 परगना में 79.65%, पूर्वी मिदनापुर में 81.23% वोटिंग रही है। इसके अलावा पश्चिमी मिदनापुर में 78.02% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम नंदीग्राम की बांकुरा में 82.92% वोट पड़े हैं, नंदीग्राम में 80.79% वोट पड़े हैं और इसके 90% तक जाने की संभावना है। बंगाल में शाम 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई है। एक बार फिर से मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, एनके सिंह साहब मेरे साथ है, बादल देवनाथ लीडर टीएमसी के और माधवी अग्रवाल लीडर बीजेपी की मेरे साथ है। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ तपस भी मेरे साथ मौजूद है। विद्या, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 2 महीने बिता चुके हैं आप पश्चिम बंगाल के अंदर, बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं इस बंगाली कुर्ते में। मुझे सबसे पहले ये बताइए, 2 महीने के बाद आपका इंप्रेशन क्या कहता है? दूसरे दौर की वोटिंग के बाद क्या संकेत मिल रहे हैं अब तक बंगाल की धरती से? दीपक जी, लगभग 2 महीने तक यहां बिताने के बाद अब जो मैं महसूस कर रहा हूं, देखिए दूसरे चरण का जो मतदान है आज लगभग अब खत्म होने वाला है। 80% से ज्यादा, जैसा कि आपने बताया है, वोटिंग हो चुकी है। 2 महीने में इतना बंगाल बदल गया है कि आप समझिए कि दीदी जी इतनी कॉन्फिडेंट 2 महीने पहले नजर आ रही थी, उनका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आज हमने देखी है। चाहे वो मीडिया के ऊपर हमला हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला हो। दूसरी तरफ हमने देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो पहले दबे हुए महसूस करते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो मुखर नहीं थे, वो अब मुखर हो चुके हैं। तीसरी बड़ी बात दीपक जी, इस 2 महीने में यह हुआ है कि बड़ी संख्या में जो लोग डरे हुए ये सोच रहे थे कि क्या वो वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाकर उन्हें वोट करने में कोई खतरा तो होगा या नहीं होगा, अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और यही वजह है कि हमने देखा है कि वोटिंग प्रतिशत में एक रिकॉर्ड और इजाफा हमने देखा है। चाहे पहले चरण की बात कर लें, चाहे दूसरे चरण में अब तक जितनी वोटिंग हुई है। एक और बड़ी बात यह है पश्चिम बंगाल में जो मैं महसूस कर रहा हूं कि लोग कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले दीदी को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी दीदी कि एक तबका ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो उनके साथ खड़ा है, लेकिन जब दीदी को यह महसूस होने लगा दीपक जी कि वो तबका और उस तबके में कहीं ना कहीं सेंध लगना शुरू हो चुका है और वो तबका भी पूरी तरीके से दीदी के साथ खड़ा नहीं है और दीदी को अगर वो सपोर्ट भी करता है तो दीदी सत्ता में आने से बच सकती है, वो कहीं ना कहीं रुकावट खड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी, बीजेपी ने जिस आधार पर, जिस तरीके से यहां पर आक्रामक तरीके से पॉलिटिक्स शुरू की थी, उसका अंजाम यह हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो दीदी ने, चाहे वो अपना गोत्र बताना हो, चंडी पाठ करना हो, या फिर दीदी ने जो भी जुमला, जो भी हथियार, जो भी दाव हो सकता था वो आजमा दिया दूसरे चरण के चुनाव से पहले। लेकिन आज जो तस्वीर हमने देखी है, नंदीग्राम की तस्वीर हमने देखी है, नंदीग्राम से बाहर की जो तस्वीर हमने देखी है, उससे कहीं ना कहीं दीपक जी ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी को अब खतरा महसूस होने लगा है। खासतौर से नंदीग्राम के चुनाव में दीदी ने जिस तरीके से दोपहर में जाकर वो बाहर आई, दोपहर तक वो इंतजार करती रही। क्यों इंतजार करती रही ये दीदी बता पाएंगी या टीएमसी के नेता आपके साथ बैठे हुए वो बता पाएंगे, लेकिन ये हैरान करने वाली बात थी कि दीदी बैठी रही दोपहर तक और दोपहर के बाद जब वो निकली उसके बाद हमने देखा कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया, बीजेपी ने एक भरोसा दिलाया लोगों में कि भाई आप वोट करने के लिए जाइए, खतरा नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस जो यहां पर उतरी हैं, सेंट्रल फोर्सेस ने यह बात पुख्ता की कि भाई अगर आप वोटिंग करने के लिए आते हैं तो आप इत्मीनान से वोट कर सकते हैं। लोगों के अंदर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं यह विश्वास पैदा हुआ है कि अब बंगाल में उस तरीके से खतरा नहीं है जैसा कि पहले वोटिंग करते हुए उन्हें महसूस होता था। तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कई मायने हो सकते हैं। इस पर आप पैनल में बात कर सकते हैं दीपक जी। बिल्कुल, क्या मायने होंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एनके सिंह जी, एक राजनीति ये भी कहती थी पश्चिम बंगाल की कि अगर आपने एक्स पार्टी को वोट कर दिया और वाई पार्टी सत्ता में आ गई, मसलन अगर आपने बीजेपी को वोट कर दिया और टीएमसी सत्ता में आ गई, तो बीजेपी को जिसने वोट किया है उसकी पिटाई निश्चित थी। क्या इस डर से अब बंगाल के लोग उबर चुके हैं? विद्या जो बता रहे हैं उसके बाद क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा बदलाव इस डर के अंदर दिखाई दे रहा है जिस तरीके से लोग निकलकर सामने आए हैं?
दीपक दीपक जी, बड़ा गहरा सवाल है, इसका बड़ा ही उतना ही गहरा जवाब भी देना पड़ेगा। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी, क्योंकि जो उनका वोटर था उसको ये डर था कि अगर दीदी फिर आ गई तो देखिए वहां वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में लुम्पेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी और उसका जो सत्ता होता है उसके साथ एक नेक्सस हो जाता है, जिसमें कि लुम्पेंस जो होते हैं वो कैडर के फॉर्म में पैसा वसूलते हैं, करप्शन करते हैं और स्टेट क्राफ्ट में वो पूरा उनका शिरकत रहता है, शेयर रहता है। तो इसलिए डर हर आदमी रहा था। यही वजह है कि डे वन से बीजेपी ने कहना शुरू किया 200 सीटों से ज्यादा लाएंगे। मतलब ये एश्योरेंस दे रहा था कि नहीं, आप चिंता न कीजिए, आप वोट दीजिए, सरकार हम ही बनाएंगे। और आज आप उसका देखें, सेंट्रल फोर्सेस, मैं एक एवरेज कैलकुलेट कर रहा था तो हर बूथ में एवरेज 100 से ऊपर सेंट्रल फोर्सेस है। और इसका नतीजा क्या हुआ? अभी आपने बताया कि 90% वोट, ये रिकॉर्ड वोट होगा। अगर इनेबलिंग प्रोविजन इतना है, अगर इनेबलिंग बंदोबस्त इतना है कि जनता सड़क से उस डर से निकल के आ रही है, बूथ जा रही है, तो ये कहना गलत होगा कि साहब हमारे आदमियों को रोक लिया गया है। अब क्या 100% और 200% वोट होगा? वोट तो 100 में ही तो होगा ना। तो लिहाजा अगर 90% हो रहा है तो हर आदमी वोट दे रहा है और पूरे उन्मुक्त तरह से वोट दे रहा है, भरोसे से वोट दे रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना मुझे लगता है बड़ा ही हल्का लगेगा। यही इलेक्शन कमीशन है, फर्स्ट फेज में कुछ भी नहीं हुआ था और आज भी ऐसा क्या हुआ है, थोड़े बहुत वायलेंस हुए, ये उस सोसाइटी का कल्चर है, क्योंकि एग्रेसिव सोसाइटी है और ये आज से नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट में भी उतना ही एग्रेशन दिखाई दिया। आपने देखा बंगाल का कल्चर क्या था, किस तरह फ्रीडम मूवमेंट में वो कूदे थे और एग्रेशन के साथ कूदे थे। तो ये उसका पॉलिटिकल कन्वर्जन है इस एग्रेशन का, ठीक है। और इसको कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। सीधे राहुल जी के पास चलता सकती हूं। है। राहुल जी मुझे बताइए, 90% अगर वोट हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्शन कभी। जी राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सेक्युलर राजनीति की ममता बनर्जी सबसे बड़ी खिलाड़ी रही है, लेकिन इस बार कलमा उनको कम पढ़ना पड़ा, चंडी पाठ ज्यादा करना पड़ा, बार बार मंदिरों में जाना पड़ा। आपने ये भी देखा होगा 2019 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट दो। क्या देश के अंदर जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता की राजनीति होती थी उसका पटाक्षेप होना शुरू हो चुका है? हाँ, ये कहा जा सकता है दीपक कि जो कांग्रेसी शैली की पंथ निरपेक्षता थी, और हमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल से जरा बचना चाहिए क्योंकि अपने संविधान में भी वो नहीं है। लेकिन लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते रहे, पंथ निरपेक्षता तो शब्द का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सर आज तक नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने नहीं किया होगा, हम पत्रकार हैं, हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो जो कांग्रेसी पंथ निरपेक्षता थी, जो उसकी शैली अब तक रही थी, वो तो अब ध्वस्त हो गई है, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। पूरे देश में एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में अब इसके उदाहरण मिल रहे हैं। अभी जो आखिरी मोर्चा बचा है वो मुझे लगता है कि दक्षिण भारत बचा है, वहाँ भी कुछ हमें इस चुनाव के बाद संकेत मिलेंगे। तो लेकिन जो वाम बंगाल का मामला थोड़ा अलग रहा है। वहाँ वो दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से भी वहाँ की राजनीति भी अलग रही है, समाज भी बड़ा अलग है। बंगाल के समाज को, वहाँ का चाहे वो भद्रलोक हो या सामान्य आदमी हो, उसको अपने बंगाली होने पर उसका जो जातीय क्षेत्रीय गर्व था वो कुछ ज्यादा रहा है बाकी दूसरे हिस्सों की तुलना में। तो उसमें ये पंथ निरपेक्षता जैसी चीज वो थोड़ी छुप भी जाती थी, लेकिन अब वो भी थोड़ा कम हुआ है। जरूर ममता ने लगातार, उनकी कोशिश ये रही है कि वो जमीन भूमिपुत्र होने की, बंगाल की बेटी होने की इस भावना को भुनाएं और उसको भड़काएं और फिर भुनाएं। लेकिन जो हमें दिख रहा है, जो रिपोर्ट्स आपके यहाँ भी आ रही हैं, उससे दिख रहा है कि ध्रुवीकरण अब उस तरह का नहीं हुआ है। अब ये बाहरी और भीतरी वाला ध्रुवीकरण एक लाने की कोशिश उनकी ओर से हुई, और एक हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ ये भी हम जानते हैं, लंबी प्रक्रिया है। तो लेकिन वह पुरानी पंथ निरपेक्षता और उसकी जो राजनीतिक एक अदा होती थी वो अब खत्म हो गई है। और ममता को भी स्वीकार करना पड़ा इसको। उनका अपना व्यवहार पिछले 15 दिन का, 1 महीने का देख लें तो वो ये मानना ही पड़ेगा कि अब वो खत्म हो गया है। तो अब ये वो ममता नहीं है जो 2019 के चुनाव में भी थी। 14 को तो हम छोड़ ही दें। जी बिल्कुल, आपने कहा ये वो ममता नहीं है, लेकिन ममता के लिए चुनाव अंततः क्या साबित होंगे? 2 मई को सबसे तेज नतीजे हम दिखाएंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें, रोज शाम को 5 से 6 बजे तक, और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन 6:30 बजे तक
रोज आप देखिए बैटल ऑफ बंगाल पूरे विश्लेषण के साथ, तमाम खबरों के साथ और एक बड़े पैनल के साथ, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के साथ। फिलहाल एक ब्रेक।